काली और गोरी बहू के प्याज के पराठे की दुकान। मीनाक्षी के दो बेटे राघव और विक्रम थे, जिनकी शादी योगिता और नैना से हुई थी। मीनाक्षी की बड़ी बहू योगिता गरीब घर से थी, जो कि काली भी थी। वहीं छोटी बहू नैना गोरी और अमीर परिवार से थी। कुछ समय से दोनों बहुओं में इतनी खटपट हो गई थी कि बात बात पर झगड़ा हो जाया करता था। यकीन नहीं होता तो आप खुद देखिए। शाम को नैना पालक पनीर बना रही थी, तभी योगिता कहती है, अरे नैना, तुम पालक क्यों साफ कर रही हो? माँ जी ने कद्दू की सब्जी बनाने के लिए कहा है, इसे रहने दो, कल बना लेना। हमेशा आपके मन की चलेगी क्या? मुझे बकवास सीताफल नहीं खाना है, आप ही खाओ, मैं तो पालक पनीर ही बनाऊंगी। नैना, माँ जी गुस्सा करेंगी अगर एक ही रसोई में अलग अलग खाना बनेगा तो। अब ये भी कोई जबरदस्ती है क्या? मैं और मेरे पति ये सब्जी नहीं खाएंगे, मैं अपना बना लूंगी, समझिए आप काली देवरानी जी। बस बहुत हो गया, अब मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकती हूँ। ठीक है नैना, तुम अमीर घर की हो, इसका मतलब ये नहीं तुम मेरे रंग रूप का मजाक उड़ाओगी, और बात अगर सब्जी की हो रही है तो सिर्फ वही करो। ऐसा कहकर दोनों देवरानी जेठानी आपस में सब्जी को लेकर लड़ने लगती हैं। इतने में सब्जी पूरी रसोई में बिखर जाती है। तभी उनका शोरगुल सुनकर सास मीनाक्षी आ जाती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? 5 साल के बच्चों की तरह क्यों लड़ रही हो? और ये रसोई का क्या हाल बना रखा है? बस माँ जी, अब बंटवारा कर दीजिए, हम अलग रहेंगे। एक टाइम सुबह का खाना मैं आपका बना दूंगी और शाम को देवरानी बनाकर खिला देगी। सोच लिया, तुम लोगों ने यही चाहती हो ना, हमेशा लड़ती रहती हो। ठीक है बड़ी बहू, ये ले घर के सामने वाले गेस्ट हाउस की चाबी, रहो अलग। इसके बाद काली बहू गेस्ट हाउस की सफाई करके वहां सामान एडजस्ट कर लेती है। शाम को दोनों के पति घर आते तो मीनाक्षी उन्हें सब कुछ बता देती है। वो बात उनको भी माननी पड़ती है। राघव गेस्ट हाउस वाले घर में आ जाता है। योगिता, ये सब क्या हुआ? इधर कैसे हम रहेंगे? अजी, रोज रोज की लड़ाई मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए अब से हम यहीं रहेंगे। मैं बार बार देवरानी से अपमान नहीं करवा सकती हूँ। ठीक है, यही सही। इस तरह दोनों बहू अपने अलग अलग घर में खुश थे। वहीं सास मीनाक्षी सुबह का नाश्ता योगिता के घर पर करती और शाम का खाना नैना बहू बना कर देती है। लेकिन उसके खाने में वो स्वाद नहीं था जो मीनाक्षी को योगिता के हाथों में मिलता था। एक दिन शाम को ऑफिस से आते वक्त राघव का एक लोहे के सरिया वाली नाली में पैर चला जाता है, जिससे उसे चोट आ जाती है। फिर शाम को उसके 2 दोस्त उसे घर पर छोड़ते हैं। उसकी हालत देखकर योगिता घबरा जाती है। अजी, हाँ, आपको इतनी चोट कैसे लग गई? क्या हुआ? इतनी पट्टी? ये सुनकर राघव उसे सारी घटना बताता है और ये भी कि अब से उसे ठीक होने में 3 या 4 महीने लगेंगे। मुझे बहुत चिंता हो रही है योगिता, घर का खर्चा कैसे होगा? आप चिंता क्यों करते हैं, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी थोड़े बहुत पैसे तो रखे हुए हैं। आइए आप लेट जाइए, मैं पानी लेकर आती हूँ। फिर अपने पति को अपने हाथों से खाना खिलाकर दवाई और पानी पिलाती है। ये बात मीनाक्षी को पता चलती है तो वो अपने बेटे की बहुत चिंता करती है। हे भगवान, ये तूने क्या कर लिया बेटा? आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। मीनाक्षी रोज अपने बेटे से मिलने आया करती थी। फिर एक दिन घर के पैसे खत्म हो गए तो वो सास से कहती है, माँ जी घर में पैसे तो बचे नहीं, तो मैंने सोचा प्याज के पराठे मुझे बहुत अच्छे से बनाने आते हैं, तो मैं उसी की दुकान खोल लूंगी। और वैसे भी प्याज के दाम अभी सस्ते चल रहे हैं। ठीक है, अगर तुझे करना है तो कर ले, और इसके साथ लहसुन की चटनी बना कर देना, सबको अच्छा लगेगा। जी माँ जी। ओहो, अब इन काली जेठानी के प्याज के पराठे कौन खाएगा? करने दो जो करना है, मैं तो अमीर हूँ, ठाट बाट से रहूंगी। नैना छुपकर सास बहू की बात सुन लेती है। वहीं अगले दिन से योगिता अपने घर के बाहर ही एक रेडी पर प्याज के पराठे बनाकर बेचने लगती है और सिलबट्टे पर लहसुन की चटनी तैयार कर लेती है। आइए आइए, गर्मा गर्म प्याज के पराठे खाइए, वो भी लहसुन की चटनी के साथ, सिर्फ 20 रुपए, 20 रुपए। आहा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। सुनिए बहन जी, जरा मुझे एक प्लेट दीजिए। ये लीजिए, और खाकर आप जरूर बताना कैसा लगा। ये सुनते ही राजू नाम का व्यक्ति उसके हाथ के बने प्याज के पराठे खाता है, जिसे खाकर उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो एक और मांगता है और उसे देखकर आसपास के लोग भी प्याज के पराठे की ओर आकर्षित होते हैं। और धीरे धीरे योगिता की पहले दिन ही खूब अच्छी प्याज के पराठे की बिक्री हो जाती है। फिर दिन गुजरते हैं, वो प्याज के पराठे बेचने से फेमस हो जाती है। माँ जी, राघव जी जरा देखिए तो, कुछ ही समय में मेरा काम कितना बढ़िया चल गया, और अब तो राघव जी भी धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। हाँ बहू, ये तो है, सच में मुझे तुझ पर बहुत गर्व हो रहा है, जो अकेले रहकर बिना किसी मदद की तूने पराठे प्याज की दुकान खोलकर अपना घर चलाया। बस माँ जी, सब आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। ये सब खिड़की से सुनकर नैना को बहुत जलन हो रही होती है और घर पर मीनाक्षी के आने पर नैना कहती है, माँ जी आप कुछ ज्यादा ही जेठानी जी के घर पर नहीं जा रही हैं बार बार, और उनकी तारीफ कर रही हैं। काली जेठानी की तरह मैं भी उतनी ही अच्छी हूँ, और मैं भी प्याज पराठे की दुकान अगर खोल लूँ तो उनसे बेहतर दुकान चला सकती हूँ।
अच्छा रहने दे बहू, हवा में इतना भी मत उड़ की जमीन के बल गिरे। योगिता बहू जैसा खाने का स्वाद तेरे हाथों में नहीं है, और बहुत बड़ी बात होती है ग्राहकों को बांध के रखना। ठीक है, तो मैं भी आपको 2 हफ्ते में ये बात साबित करके दिखा दूंगी कि मैं भी दुकान खोलूंगी। ऐसा कहकर नैना अपने पति से प्याज के पराठे की दुकान खोलने का जिक्र करती है। पर नैना, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छा खासा कमाता हूँ। मैं तो भैया भाभी की भी मदद कर देता, पर उन्होंने ही मना कर दिया, और तुम भी पसंद नहीं करती। मैंने आपको कह दिया ना, मैं माँ जी के आगे खुद को साबित करके ही रहूंगी। अगले दिन नैना भी अच्छा सा काठी लाकर प्याज के पराठे को बनाती है, जिसके आसपास बैठने की भी सेटिंग थी, और उसने लाइट लगा दी। आइए आइए, गर्मा गर्म प्याज के पराठे खाइए, वो भी अलग अलग 3 प्रकार की चटनी के साथ। अरे वाह, यहाँ तो 3 प्रकार की चटनी है। सुनिए, जरा मुझे प्याज के पराठे दीजिए। पराठा की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही। सुनिए, मुझे भी 1 प्लेट दे दीजिए। ये लीजिए। ये क्या, मेरे ग्राहक इन पर जा रहे हैं? तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी जो मेरे घर के आगे प्याज के पराठे की दुकान लगा रही हो? आपकी मर्जी है ये काम करना, बिल्कुल वैसे ही मेरी भी मर्जी है काली जेठानी ये काम करना। इससे योगिता बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके कुछ ग्राहक उसके देवरानी के प्याज के पराठे खाने चले जाते हैं, जिससे उसकी कमाई कम हो जाती है। वाह, अब तो मेरी भी कमाई होने लगी है। देख रही है ना आप माँ जी? बहू, ये तूने ठीक नहीं किया। कुछ दिन बाद नैना को अपने प्याज के पराठे की दुकान का इतना घमंड हो जाता है कि अब वह आलस करके खाना बनाती है। उसकी प्याज सड़ जाती है तो खराब प्याज के ही पराठे बनाकर बेचने लगती है, जिससे कुछ लोगों को उसकी दुकान पर उल्टी हो जाती है, तो किसी को फूड पॉइजनिंग। अरे अरे, इसकी दुकान का कुछ भी मत खाओ, ये बहुत बेकार पराठे बनाकर बेचती है। खाना है तो सामने वाली काली बहू के पराठे को खाओ, कम से कम वो अच्छा तो बनाती है, वो भी अपने हाथ से उसकी दुकान पर। अब गंदगी भी है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। उससे पहले हमें इस पर केस करना होगा। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? अगर नहीं खाना तो चले जाओ यहाँ से। भले ही मुझे नुकसान हो गया हो, लेकिन दुकान का खर्चा निकालने के लिए तो मुझे ये सब करना ही होगा। गंदा खाना खिला रही हो ना तुम, इसका हर जाना तो तुम्हें करना होगा। इसके बाद भी नैना खराब प्याज के पराठे बनाकर लोगों को खिलाती है, जिससे लोगों की तबीयत खराब होती है, और कुछ लोग उसकी कंप्लेन कर देते हैं, जिससे पुलिस उसे पकड़कर थाने ले जाती है। फिर वहां सब आते हैं। बहू तू? माँ जी, मुझे यहाँ से ले जाइए, मुझे माफ कर दीजिए। आप सब पुलिस इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। शायद उन्होंने देखा नहीं होगा, इसलिए अनजाने में ऐसा खाना बना दिया। अब की बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप भले लोग हैं इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, वरना जो लोगों की हेल्थ से खिलवाड़ हुआ है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दीजिए आप सब, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। और जेठानी जी, आप भी माफ कर दीजिए। नैना को अपनी गलती का पछतावा हो जाता है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर उसे छोड़ देते हैं, जिसके बाद सब फिर से एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुमन और राघव की 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी निकिता जो कि काली थी, और छोटी बेटी निमृत जो कि गोरी थी। दोनों बहनें धीरे धीरे बड़ी हुई, और स्कूल के दोस्तों ने दोनों बहनों में काले और गोरे के बीच कड़वाहट डालनी शुरू कर दी, जिसके बाद निमृत अपनी काली बहन निकिता के साथ कहीं भी आना जाना पसंद नहीं करती थी, और उससे चिढ़ती भी थी। ऐसे ही एक दिन निमृत को भूख लग रही थी। भूख लग रही है, मैगी बना लेती हूँ। अरे मैं क्यों बनाऊं, वो मेरी काली बड़ी बहन है ना, वही बना कर दे देगी। तभी निमृत अपनी बड़ी बहन काली के कमरे में जाकर उसे कहती है, जहाँ वो पढ़ रही थी, निकिता मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए मैगी बना दे। तू खुद बना ले निकिता, कल मेरा इंपॉर्टेंट एग्जाम है और मुझे फॉर्मूला याद करने में टाइम लगता है। देख, मेरे पेट में बहुत तेज की भूख लगी है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चाहे तेरा एग्जाम हो या कुछ भी, मुझे खाना बना के दे दे, वरना मम्मी पापा से शिकायत कर दूंगी। अच्छा रुक जा, तेरे लिए मैगी बना कर लाती हूँ। उन्हें डिस्टर्ब मत कर, रात के 12 बजे भी तुझे चैन नहीं है। हाँ, और मेरी मैगी जला मत दियो अपनी काली शक्ल की तरह। अगर तू मेरा मजाक ही उड़ाना चाहती है तो मैं नहीं बना रही। अच्छा, मेरी गोरी गोरी बहन मेरे लिए मैगी बना दे जा। फिर निकिता निमृत के लिए मैगी बना देती है, और निमृत मैगी को खा लेती है। वो बार बार पढ़ाई के बीच में निकिता को डिस्टर्ब करती है। अगले दिन एग्जाम के बाद उनकी माँ सुमन दोनों के लिए उनकी फेवरेट चीज लाती है। निकिता, निमृत बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। निकिता, तेरे लिए पेस्ट्री लाई हूँ चॉकलेट वाली, और निमृत मैं तेरे लिए मिल्की बार लाई हूँ। लो खाओ। मुझे पेस्ट्री खाने का मन कर रहा है, मैं तो वही खाऊंगी। मुझे नहीं खाना चॉकलेट मिल्की बार, इसको दे दो, ये खा लेगी आज। नहीं निमृत, माँ मेरे लिए चॉकलेट पेस्ट्री लाई है, मैं वही खाऊंगी। मुझे नहीं खानी, तुझे समझ नहीं आता क्या? एक बार एक्सचेंज नहीं कर सकती? अरे तुम दोनों प्यार से आधी आधी चीज खा लो ना। नहीं मम्मी, मैं खाऊंगी तो पूरा ही खाऊंगी, वरना नहीं खाऊंगी। आप इस काली बहन की बात सुनती हो, मेरी तो आपको कोई फिक्र ही नहीं है। तुम दोनों ने क्या काला गोरा लगा रखा है? खाने की चीज के पीछे ऐसे कैसे लड़ सकती हो? दोनों बहनें प्यार से क्यों नहीं रहती हो? पापा, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, इसकी इतनी बातें भी मानती हूँ, इसका काम भी करती हूँ, फिर भी ये मेरे साथ ऐसे ही करती है।
मम्मी पापा, ये काली कलूटी बैंगन प्यार के लायक भी नहीं है, मुझे नहीं पसंद इसके साथ कहीं जाना, क्योंकि इसके साथ होने पर मेरी खिल्ली उड़ती है। खाने की चीज के पीछे तो ये लड़ रही है, हमेशा चॉकलेट पेस्ट्री खाती है, आज चॉकलेट खा लेगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन माँ पापा, मुझे वो मिल्की बार खाने से वॉमिट फील होता है, इसलिए मैं नहीं खाना चाहती हूँ। अच्छा, तू अपनी चॉकलेट पेस्ट्री नहीं देगी ना, ठीक है, मैं गोरी हूँ, मैं अपनी मिल्की बार ही खा लूंगी। तू काली है ना, तो ये ले खा अपनी काली गोबर जैसी चॉकलेट पेस्ट्री। इतना कहकर निम्रत उसके मुंह पर पेस्ट्री लगा देती है, जिससे वो रोने लगती है। ले, काले फेस पर काली पेस्ट्री लगा दी, खुश, चाट ले अब इसे। निम्रत तुम्हारी बड़ी बहन है, वो ऐसे कैसे कर सकती है? तुम सॉरी बोलो। हाँ निम्रत, सॉरी बोलो। बहुत देर से देख रही हूँ, तुम बदतमीज हो गई हो, बिल्कुल कुछ भी नहीं सुनती हो। अच्छा, मैं बिगड़ गई हूँ, कुछ नहीं सुनती हूँ ना, तो अब भी नहीं सुनूंगी और ऐसे ही करूंगी इस काली बहन के साथ। इतना कहकर निम्रत अपने रूम में चली जाती है। वहीं दोनों माता पिता निकिता को संभालते हैं, फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और चिंतित माता पिता कहते हैं, आखिर ये दोनों कब तक एक दूसरे से प्यार करना सीखेंगे? अब मैं इनकी शादी एक ही जगह करा दूंगा, देखता हूँ एक ससुराल में कैसे प्यार से नहीं रहेंगी। वो तो ठीक है, पर आपका ये निर्णय कहीं गलत साबित ना हो जाए। सुमन की बात सुनकर राघव फौरन अपनी दोनों बेटियों के लिए एक ही घर का रिश्ता देखता है और खुशकिस्मती से उसे मैना देवी के दो सुपुत्र युग और चेतना का रिश्ता अपनी दोनों बेटी निकिता और निमृत के लिए पसंद आ जाता है। एक महीने के भीतर दोनों बेटियों की शादी एक ही ससुराल में हो जाती है, जिस बात से निमृत बहुत चिढ़ती है। दोनों बेटियां अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी कुछ ही दिनों में संभाल लेती हैं, पर फिर भी मैना देवी असल में काली बहू को खास पसंद नहीं कर पाती है। वो सिर्फ अपनी गोरी बहू निमृत को ही प्यार करती थी, उसे कुछ भी काम करने की आदत नहीं थी। फिर शाम को निकिता सास को खाना दे रही थी। माँ जी, आपने आलू गोभी की सब्जी तो नहीं ली, ये भी खा लीजिए। खिला खिला मेरी काली बहन, माँ जी से तुझे डांट खिलवाने के लिए मैंने इसमें नमक तेज कर दिया है। आय हाय हाय, छी, थूका स्वाद है। और नमक इतना डाला है करमजली तूने, क्या तू मेरी हड्डी गलाना चाहती है बुढ़ापे में? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने स्वादानुसार नमक डाला है। माँ जी, आप इसको ही एक बार ये सब्जी खिला दीजिए तो अच्छा होगा, वैसे तो ये मानेगी नहीं, घर पर भी ऐसे ही करती थी। सही बोली बहू तू। ऐसा कहकर मैना जबरदस्ती कुर्सी पर बिठाकर नमक वाली सब्जी मुंह में ज्यादा डाल देती है, जिससे निकिता रोने लगती है। ले कलूटन ले और खा, अब आगे से सब्जी में ज्यादा नमक मिर्च करेगी तो ये नजारा तुझे याद आ जाएगा। माँ जी छोड़ दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। बस माँ, उसे दर्द हो रहा है, अब छोड़ दीजिए। क्यों, उसको देखकर तुझे भी दर्द हो रहा है? क्या काम उल्टे करेगी तो यही करूंगी मैं। चली जा काली बैंगन यहाँ से और जाकर सारे कपड़े धो, 4 दिन के रखे हुए हैं। काली गोरी दोनों बहन एक ही ससुराल में, और अंतर देखो। फिर रोती हुई आंखों से जाकर निकिता बाकी काम करती। धीरे धीरे सास उसे कालेपन के ताने दिया करती थी, वहीं वह अपनी गोरी बहू की सेवा करती थी। आजा मेरी प्यारी बहू, ये देख मैंने अपने हाथों से खीर बनाई है, खा ले। जी माँ जी, माँ जी मेरा थोड़ा सर दर्द हो रहा है, आप दबा दोगी? हाँ हाँ, मैं अपनी गोरी बहू के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। वक्त गुजरता और उसकी गोरी बहन हमेशा उस पर काम को लेकर चिल्लाया करती थी और काली कलूटी कहा करती थी। दोनों बहनें प्रेग्नेंट हो जाती हैं। उस वक्त भी मैना देवी सिर्फ निमृत की ही सेवा करती है। गर्भवती के समय निकिता खुद को और पूरे घर को अकेले संभालती है। 9 महीने बाद दोनों एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। ऐसे में एक दिन मैना देवी को बहुत तेज बुखार आ जाता है। वहीं निकिता की भी हालत खराब थी, इसलिए मैना निमृत को कहती है, अरे निमृत बहू, जरा इधर आ, मुझे दवाई दे दे और अपने हाथों से सूप पिला दे, मेरे से पिया नहीं जा रहा, चक्कर आ रहे हैं। अरे क्यों, कौवे की तरह आप काँव काँव कर रही हैं? अपने बच्चे को संभालू नहीं क्या? मैं आपकी सेवा करती रहूं, क्यों पिलाऊं अपने हाथ से सूप? आपके हाथ टूट गए? काली बहू को बुला लो। बहू, मैंने हमेशा काली बहू से ऊपर माना है तुझे। तेरी सेवा की गर्भावस्था में, तेरे साथ ही तो थी, तुझे एक ग्लास तक नहीं उठाने दिया और आज तू मुझे ऐसी हालत में संभाल नहीं सकती। उसकी भी तो तबीयत खराब है ना। नहीं माँ जी, ऐसे नौकरों के काम करने हैं तो मैं मायके जा रही हूँ, आप दोनों अपने आप देख लो। बेचारी मैना देवी बेड पर पड़ी थी और निमृत अपने बच्चे को लेकर मायके चली जाती है। कुछ देर बाद निकिता कमजोर हालत में बेड से उठती है और सास को देखती है। अरे माँ जी, आपको बहुत तेज बुखार आ रहा है, आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? ये सूप भी ठंडा हो गया। अपनी खराब हालत में भी निकिता सास के पास बैठकर घंटों तक ठंडे पानी की पट्टी करती है। उसे अपने हाथ से खिलाती है और अपने बच्चे को भी पास में झुलाती रहती है। बहू की सेवा देखकर सास का दिल पिघल जाता है। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने इतने साल तक तुझे परेशान किया, तेरे मन को काला कहा, पर तेरा मन तो बहुत साफ है। इसके बावजूद भी तूने मेरी सेवा की और तेरी छोटी बहन मुझे ऐसी हालत में छोड़कर चली गई। माफ कर दे बहू।
कोई बात नहीं माँ जी, अब मुझे आपका प्यार मिल गया, यही मेरे लिए काफी है। इसके बाद मैना निकिता को गले लगाकर स्वीकार कर लेती है और 2 दिन में ही दोनों सास बहू की तबीयत ठीक हो जाती है। फिर निमृत के घर वापस आने पर मैना देवी को वो सारी बातें याद आ जाती हैं, इसलिए उसे घर से वो निकाल देती हैं। पर निकिता मैना देवी को समझाती है तो निमृत वापस अपने ससुराल आ जाती है। इसके बाद निमृत को अपनी गलती का पछतावा होता है और दोनों बहनें एक साथ ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।